प्रभाव पड़ा है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झटका, लेकिन क्योंकि चीन अगर इसे मानेगा तो एक तरीके से अपनी खुद की हार मानेगा, लिहाजा वहां माना नहीं जा रहा। और आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे वो नदी, और इसको लेकर भारत में इस समय जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो भी चिंता कर रही है। और उसका कहना यह है कि ये वाटर बॉम्ब बनते अगर सरकार देख रही थी और वक्त रहते इस पर उसने इंटरप्ट नहीं किया, इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो ये भी सही नहीं हुआ है। वो क्या है वाटर बॉम्ब, आइए मैं आपको बताता हूं। चीन का वाटर बॉम्ब, और पूरी दुनिया को इससे सावधान, खास तौर से वो 18 देश जहां पर चीन से निकलने वाली जो नदियां हैं उनका डाउन स्ट्रीम पहुंचता है, जो नीचे उतरते हुए अलग अलग देशों में 18 देशों में जाती हैं, वो नदियां जिनका उद्गम चीन से है लेकिन वो 18 अलग अलग देशों में जाती हैं, उन सभी देशों को सावधान होने की जरूरत है, इंक्लूडिंग इंडिया। अब आप देखिए यहां पर यारलुंग त्सांगपो एक नदी है, वो नदी जो यहां पर नामचा, भारवा और ग्यालापेरी, इन ऊंचाइयों से ये सबसे ज्यादा ऊंचाई से निकलने वाली कोई एक नदी है, इसीलिए इसको रिवर एवरेस्ट भी कहते हैं। जैसे कि एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, उसी तरीके से ये रिवर यारलुंग त्सांगपो ये भी सबसे ऊंची नदी है जो बहकर नीचे की तरफ मैदानी हिस्सों की तरफ बढ़ती है। लेकिन उससे पहले ये बहुत जगहों से निकलते हुए, और ये भी आप समझ लीजिए कि जो सबसे बड़ा एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर नदी जो है वो चट्टान को काट काट कर एक स्ट्रक्चर बनाती है, इस तरह का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर अगर कहीं पर है तो वो यारलुंग त्सांगपो की वजह से है। और यहां पर आप देख रहे हैं ये ग्यालापेरी की चोटी 7,294 मीटर, यहां नामचा भरवा आपको दिखाई दे रहा है 7,756 मीटर। इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है वो है करीब 4 किलोमीटर की, और उसके बीच में से यहां से बहती हुई यारलुंग त्सांगपो नीचे की तरफ आती है, और ये तिब्बत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इस पर उसने बना लिया है बांध, और बांध ऐसा बना लिया है कि जब चाहे वो इस बांध में या तो कृत्रिम तरीके से खुद ही कोई दरार डाल देगा, या अगर यहां पर, क्योंकि ये सिस्मिक जोन में आने वाला हिस्सा है, अगर यहां कभी टेक्टोनिक प्लेट्स नीचे टकराती हैं और ऊपर बांध को नुकसान पहुंचता है, तो जो बड़े हिस्से का पानी, बड़ा पानी, वाटर रिजर्वायर इसने जो बनाया हुआ है, वहां से ये पानी बहेगा और नीचे अरुणाचल और सिक्किम सीधे सीधे इसकी चपेट में आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है, और ये अनजाने में हो गया है ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 87,000 बांध बनाए हैं चीन ने। इससे आप समझ सकते हैं कि जो करीब करीब 1 लाख बांध अपने यहां नदियों पर बना सकता है, उसने ये क्यों किया होगा? सिर्फ नदियों के पानी से बिजली बनाने के लिए नहीं, बल्कि उनको इकट्ठा करके एक बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करने के लिए भी उसने ऐसा किया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यारलुंग त्सांगपो आगे जाने के बाद सियांग नदी, और यहां पर ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र में बदलती है, और ये यहां से निकलने वाली, यहां से उद्गमित होने वाली नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरीज पर कुल मिलाकर मैंने आपको बताया 87,000 बांध बनाए गए हैं। लेकिन ये जो है, जैसे मेकोंग एक महत्वपूर्ण नदी है जो तिब्बत से निकलती है, उसी तरीके से यारलुंग त्सांगपो निकलती है। इन पर उसने जो बांध बनाए हुए हैं, वो बांध कभी भी अगर फूटे या वहां पर उसने पानी रोक दिया, मसलन मेकोंग का उसने पानी रोक दिया था, तो वियतनाम और लाओस में त्राही मच गई थी और वहां की फसलें बहुत प्रभावित हुई थी, क्योंकि वहीं से होते हुए नदी आगे जाती है। तो यहां पर आपने देखा कि नदी पर, यहां पर आप ये भी देख रहे हैं, अगर आप इसको देखेंगे इनसेट में जो फोटो दिखाई दे रही है, ये नदी बह रही है, और यहां पर उसने इस तरीके से बांध बनाकर पानी को रोक दिया है। अब पानी को अगर रोक दिया तो जैसा मैं आपको बता रहा था, एक वाटर रिजर्वायर बन गया। अगर उस वाटर रिजर्वायर में कभी कोई दरार आई, कभी कोई मिसहैप हुआ, या खुद जानबूझकर, जिस तरीके से वायरस मिसहैप हुआ है उसी तरीके का कोई मिसहैप हुआ, पानी वहां से निकलेगा और लोगों को बहाता हुआ नीचे, मैंने आपको बताया अरुणाचल और सिक्किम तो सीधे सीधे जद में आ रहे हैं। असल में पूरी जो हमारे जो बॉर्डर का इलाका है वो वहां कहीं पे भी तबाही आ सकती है, क्योंकि हर साल आप जानते हैं कि चीन और नेपाल की नदियों की वजह से ही हर साल हमको बिहार में, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में बाढ़ का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में अगर पानी अगर वहां रिजर्वायर में जहां रोका गया है वहां पर दीवार में दरार आई, वो फ्लड आएगा, और अगर उसने पानी को रोक दिया तो सूखे की स्थिति भी बन जाएगी वहां पर, जहां पर इन नदियों के पानी से ही करीब करीब 60 लाख की जो 60 गुणे 10 लाख, इतनी बड़ी आबादी जो है वो इन्हीं नदियों के पानी पर ही गुजारा करती है। आप समझ लीजिए कि अगर इस पानी को रोक दिया गया तो उस पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, और ये सूखा
और बाढ़ जैसी स्थिति भी बना सकता है और साथ में यहाँ के इकोलॉजी को भी बड़ा फर्क डाल सकता है। आप देखें यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किस तरीके से पहले जहां पर नदी आसानी से बह रही थी वहां उसने बांध बनाया, बांध बनाकर पानी को रोक दिया और पानी को रोक देने से क्योंकि वहां पर पानी एक जगह पर संग्रहित हो गया तो आगे उसका जाना बंद हो गया और इस तरीके से जिन जगहों से होकर वो पानी निकलता और वहां आसपास खेती को उन्नत करता वहां पर सूखा पड़ गया और उन्हीं देशों का मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था। तो ये बाढ़ ला सकता है, ये सूखा ला सकता है, ये वहां की इकोलॉजी को प्रभावित कर सकता है और इस तरीके से पूरे तंत्र को वहां के आसपास के प्रभावित करने का मादा चीन रखता है। और ऐसा मैंने आपको बताया 87,000 डैम उसने बनाए हुए हैं और 18 ऐसे देश हैं जहां पर नदियों के डाउनस्ट्रीम पहुंचते हैं, उन नदियों के जिनका उद्गम होता है चाइना से और इनको सबको खतरा है। इन तस्वीरों से अब आपके जहन में ये बात साफ हो गई होगी क्यों पानी का इस्तेमाल विनाश के तौर पर कर रहा है चीन और ये क्या दुनिया ने वक्त रहते और खासतौर से हिंदुस्तान ने समझा है, लेकिन क्या ये मजबूरी है कि एक हद से ज्यादा हम दखल नहीं दे सकते। आइए इस बात से चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुलकर्णी साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, कितना बड़ा खतरा है ये दिनेश? ये जबरदस्त खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी प्रिपेरियल स्टेट्स होते हैं उन्होंने पानी रोक नहीं सकते हैं, लेकिन चीन ने क्या कहा है कि हम पानी रोक नहीं रहे हैं, हम रन द वाटर सिर्फ इसके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें। जैसे आपने ठीक कहा, ये यारलुंग सांगपो जो रिवर है इसके ऊपर उसने बांध बनाया है और तकरीबन 2 साल पहले, 2 साल नहीं तकरीबन 3 साल पहले यहाँ पे एक किसी तरीके से एक आर्टिफिशियल लेक बना और उस आर्टिफिशियल लेक को फिर उन्होंने रोका। तब पता चला असम सरकार को कि जो ब्रह्मपुत्र पानी है वहां पे थोड़ा कम हो गया है। उस वक्त देयर इज अ वाटर शेयरिंग, ये जो है डेटा वाटर शेयरिंग बिटवीन चाइना और इंडिया और चाइना जब वाटर शेयरिंग डेटा है, क्योंकि डोकलम में क्राइसिस हुए तो चीन ने हमारे साथ 1 साल तक कोई डेटा शेयर नहीं किया। उस दौरान यह पानी रोका गया, पानी रुक गया। वो कह रहे हैं, हम लोगों का कहना है नहीं उन्होंने जान करके रोका होगा, नहीं तो ये, पर चीन का कहना था कि नहीं कोई लैंडस्लाइड आया, उस लैंडस्लाइड के कारण ये बहुत जबरदस्त लेक बना और फिर उन्होंने पानी को छोड़ा और फिर हमें खुद पता चला, क्योंकि मैं वहां पर था, ये ब्रह्मपुत्र में जहां पे पानी कि ये इतने सारे बांध क्या बनाए जा सकते हैं या बाकी देशों का भी ये हक होता है जहां से वो नदियां निकलती हैं कि वो ये बता सकें कि कितने बांध बन सकेंगे, कितना पानी आप रोकेंगे और कितना आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये मैं समझूंगा। आगे जा रहा हूं मैं सज्जनहार साहब के पास और जीजी द्विवेदी साहब के पास, बाकी मेहमानों के पास भी, शिवाज साहब आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह खबर एक बार फिर से बता दूं, जहां पर चीन के सामान के बॉयकॉट को लेकर एक अहम खबर आई है जिसमें ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि हमारे चीन का कोई बॉयकॉट का कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अहम खबर एक बार फिर से आप देख लीजिए। 6 महीने में चीन के सामान का आयात 25% गिरा है। चीनी मीडिया ने बॉयकॉट को फ्लॉप बताया है, लेकिन 25% आयात का गिर जाना यह दिखाता है कि यह फ्लॉप नहीं है। और इस खबर से वापस लौटते हुए एक बार मैं आपको यह बता दूं कि 6:15 बजे आज हम क्या देखने वाले हैं। 6:15 बजे आप ये देखने वाले हैं कि वियतनाम की तरफ ये जो लाल आंखें कर कर चीन घूर रहा है, इसका अंजाम क्या होने वाला है। 6:15 बजे आप देखेंगे ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच में जो ठनी हुई है वो किस हद तक जा रही है। कहीं यही तो वो ट्रिगर पॉइंट नहीं बन जाएगा जिससे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है। यह भी कहा जा रहा है कि पानी को लेकर अगला विश्व युद्ध होगा। क्या यही इसी तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकतें जो चीन कर रहा है वही पानी के लिए युद्ध को अंजाम दे सकता है क्या? सज्जनहार साहब, ये चीन की तरफ से जो चल रहा है, जितने बांध उसने बनाए हैं अपनी नदियों पर, 18 देश प्रभावित होते हैं सीधे सीधे डाउनस्ट्रीम की वजह से। क्या उसको कोई लिखित नियमावली भी हासिल है और वो उसको मानेगा भी कि उसको क्या करना चाहिए इस पानी के साथ? देखिए, कोई इसके ऊपर, दिनेश आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न उठाया है, परंतु इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी ऐसे नहीं है, ऐसे कोई इंटरनेशनल वाटर लॉ नहीं है जो कि आप चीन को कहें जो आपको ये फॉलो ही करना पड़ेगा। ये कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो कि कहा गया है जो अपर राइपेरियन है उसको ये फॉलो करना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशंस हैं, कोई बाइंडिंग ऐसे नहीं है। तो इसीलिए जो दोनों होते हैं अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन, उनको साथ मिलकर काम करना चाहिए। परंतु अभी जैसे बताया गया है, देखिए डोकलाम के समय में भी उसने पानी रोक लिया था। हमारे साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने में उसने मना कर दिया था, कहा था वहां पर कुछ ऐसा भूचाल सा आया है, अर्थक्वेक आया है जो हमको डेटा नहीं मिल रहा है। उसके तुरंत बाद जो हमारे पास पानी आया ब्रह्मपुत्र में,
सांगपो से, वो एकदम बहुत ही मटमैला था, बहुत ही काला पानी था। और वो ऐसा महसूस होता है जो वहां पर उन्होंने इसको पानी को रोकने का कुछ प्रयास किया होगा, जिसकी वजह से ये वहां पर ऐसा हादसा हुआ था। परंतु चीन जो हमेशा से करता रहा मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, बाकी मेहमानों के पास भी जा रहा हूँ कि चीन जिस तरह का मुल्क है और जिस तरीके का उस पर आप भरोसा किसी भी सूरत में नहीं कर सकते, वो अगर वाटर पॉइजन भी कर दे कभी तो कोई बड़ी हैरानी नहीं होगी। लेकिन पहले मैं जीजी द्विवेदी साहब के पास इस बात को लेकर जाना चाहता हूं। द्विवेदी साहब, ये मामला आगे कहां पहुंच रहा है? और जब ये कहते हैं स्टीवन सोलोवन जैसे बड़े पत्रकार ये कहते हैं कि अगला जो युद्ध है दुनिया में वो पानी को लेकर होगा, तो पानी को लेकर फिर नियमावली अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं है? दुनिया इस बारे में चीजें ड्रॉ करना जरूरी क्यों नहीं समझ रही है? देखो दिनेश, पहले तो आपके चैनल ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, इसके बारे थोड़ी हमें अज्ञानता है। मैं इस पर काफ़ी लेख लिख चुका हूँ, तो थोड़ी सी जानकारी चाहिए। देखो जो चीन है, इसमें उत्तरी चीन में पानी की बहुत किल्लत है, बहुत कमी है। और तिब्बत जो है ये दुनिया का वाटर टैंक है, यहाँ 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है वहाँ ग्लेशियर हैं और दुनिया की 12 बड़ी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। अभी यारलुंग सांगपो जो है 1625 किलोमीटर ये चीन तिब्बत के अंदर आता है, फिर बेंट के साथ सियांग रिवर बन के हिंदुस्तान में आता है। चीन ने 2010 से यहाँ डैम बनानी शुरू किए। अभी 4 डैम बनाए हैं, जैसे जांगमू है, तागू है, चिएशु डैम है और चिएशिर डैम है। 4 डैम बन चुके हैं और वो बिजली पैदा कर रहे हैं और 8 डैम और बन रहे हैं। अभी चीन की ये एक प्लान है कि यहाँ से पानी वो उत्तर की तरफ ले जाए, यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। इससे हमारे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सुनने की बात है, ब्रह्मपुत्रा जो कि हम नेविगेशन हमारा वाटरवे 2 है, उससे डुमरी से लेके सादिया तक बहुत असर पड़ेगा। और 6 करोड़ आबादी जो है हमारी वो ब्रह्मपुत्रा वैली में है। तो अगर चीन कोई भी पानी की डाइवर्जन करता है, हमारे ऊपर बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात जो है कि हमारी चीन के साथ एक संधि है कि जो भी डाटा है वो शेयर करना है, तो चीन इससे कतराता है क्योंकि उसको पता है डाटा शेयर पर उसकी। अब सवाल ये है कि ऐसा देश जो किसी तरह के नियम नहीं मानता, 2 देशों के बीच जो संधि है उसको नहीं मानता और जो मल्टीलैटरल जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको भी नहीं निभाता, ऐसे मुल्क के साथ करना क्या चाहिए? मैं बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। सर, आ रहा हूं आपके पास, कुलकर्णी साहब आपके पास आ रहा हूं, सिवाज साहब, बहल साहब। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बता दूं, चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है, ताइवान के द्वीप के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ना करे संपर्क। चीन ने यूएस की दखलंदाजी का विरोध किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान के आइलैंड के साथ ना करे कोई संपर्क, ये कहा गया है। एक आइलैंड है जो करीब 400 किलोमीटर दूर है ताइवान से और करीब 300 किलोमीटर दूर है चीन से, और वो उस पर ताइवान अपना हक जताता है, लेकिन चीन उसको कब्जा करने के मूड में है यहां पर। जबकि ताइवान को अमेरिका की मदद हासिल है, चीन कह रहा है कि कोई मदद मत करो और उससे दूर रहो, बीच में आओगे ठीक नहीं होगा। क्या हो रहा है असल में ताइवान और चीन के बीच में? मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका दोनों का भेद यह है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना है ये जो आपको नजर आ रहा है, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है इधर इस पानी के इस तरफ जहां आपको शी जिनपिंग दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको चीन की तरफ। ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना। शी जिनपिंग कहते हैं कि 1 चाइना पॉलिसी के तहत रिपब्लिक ऑफ चाइना को अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन जाना चाहिए, लेकिन ताइवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना इस बात को सिरे से खारिज करता है। अभी तक तो ये चल रहा था, ये कहा सुनी, ये एक दूसरे को धमकाना, त्योरियां चढ़ाना चल रहा था। चीन जाहिर है एक बहुत बड़ा मुल्क है ताइवान के सामने। ताइवान की कुल सेना को अगर आप देखें तो वहां की कुल सेना 1,50,000 की है, जबकि चीन ये दावा करता है कि उसके पास तो 20 लाख सैनिक हैं और 5,000 वो रिजर्व रखता है अपनी कुल सेना का जब जिक्र करता है। तो उस हिसाब से देखें तो ताइवान बहुत छोटा है, लेकिन ताइवान इस लिहाज से मजबूत है कि ताइवान के साथ है अमेरिका, और ताइवान के साथ क्योंकि अमेरिका जुड़ गया है लिहाजा उसकी ताकत कई गुना ज्यादा है। और शुरू में भी आपको याद होगा, मैं आपको बता देता हूं जिनको नहीं मालूम उनके लिए, कि जब माओ ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग की साजिश रची थी, तब यह षड्यंत्र जब वो रच रहा था तो उसने अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिया था, और ये एक तरीके से अनकहा करार था कि आप कभी भी हम जब हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होंगे तो हमारे बीच में मत आइएगा। और ये भी पूछा गया था कि अगर हम हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ते हैं
तो ऐसा तो नहीं होगा कि ताइवान वाले मामले में आप हमारे ऊपर इंटरफेयर करने लगे। और जब ये बातें सुनिश्चित कर ली गई थी तब 62 के युद्ध में चाइना ने कदम रखा था हिंदुस्तान के खिलाफ। बहरहाल वो बातें इतिहास की हो गई। वो जो तब से चला आ रहा झगड़ा है वो आज भी ताइवान को लेकर चाइना का चल रहा है। और अब क्योंकि अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री ने ताइवान का दौरा करना सुनिश्चित किया और उसके बाद से चीन को और ज्यादा मिर्ची लग गई और चीन ये कहने लगा कि भाई साहब ये तो गलत है, आप क्यों मदाखलत कर रहे हैं उस जगह पर जहां हमने आपको बार बार बताया है कि आप मत इंटरफेयर कीजिए। उसके बाद से ताइवान को लेकर और हमलावर हो गया है चीन ने अपने जहाजों को भेजना शुरू कर दिया है वहां, जो कि ताइवान के वाटर्स कहलाते हैं। और उसके इन जंगी जहाजों में एम्फीबियन वॉरप्लेन्स भी हैं। उसने अपने इस तरीके की तोपों को भी भेजा है जिसको कहा जाता है कि वो जमीन में रहकर तो मार कर ही सकती हैं, वो पानी के अंदर प्रविष्ट होकर भी हमला कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर ताइवान को घेरने की, हालांकि ताइवान ने जैसे ही ये पाया कि उसके वॉरप्लेन्स उसके एरिया में आकर अंदर कहीं आ रहे हैं, जैसे ही वो उस एयर बाउंड्री में पहुंचे जहां पर उसकी मिसाइल्स ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया था, वैसे ही चीन के वो जहाज वापस भी लौट आए। मतलब ये आंखें तरेरना उस हद तक भी नहीं है कि किसी तरीके का जोखिम मोल ले लिया जाए। लेकिन आपको ये याद होगा कि शी जिनपिंग ने ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स में ये बात कही थी कि आप इस बात को सुनिश्चित माने कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया है कि अगर ताइवान को हमको अपने आप में शामिल करना है तो हम अपनी ताकतों के विकल्प पर विचार नहीं करेंगे। हालांकि ये कूटनीतिक भाषा है, ये गोल गोल भाषा है, लेकिन इसमें एक मैसेज स्पष्ट था कि जब चाहेंगे तब ताइवान के ऊपर अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करके उसको अपने आप में शामिल कर लेंगे। जंगी बेड़े दोनों के तैनात हैं, वॉरशिप अगर उसका है तो यहाँ यूएसएस ने अपना परमाणु रिएक्टर से चलने वाला ये वॉरशिप तैयार कर दिया है, तैनात कर दिया है। लेकिन ताइवान को लेकर ये मसला जा कहां रहा है कुलकर्णी साहब? ताइवान कहीं ट्रिगर पॉइंट तो नहीं बन जाएगा उस जंग का जिससे फिलहाल दुनिया बचने की कोशिश कर रही है? दिनेश, थोड़ी सी दिलचस्प बातें दो बताता हूं आपको ताइवान और चीन के बारे में। ये खून का रिश्ता क्या होता है? ताइवान और चीन के बीच में हर साल 5 लाख शादियां होती हैं, यानी कि ताइवान की लड़की हो या चीन का लड़का हो या आइदर वे। नंबर 1। नंबर 2, ताइवान और चीन के बीच में 10 लाख टूरिस्ट हर सालाना इधर उधर जाते हैं। नंबर 3, माओ से तुंग के मरने से पहले 20 साल लगातार ऑड इवन, जो हम लोग ट्रैफिक के बारे में बात करते हैं दिल्ली में, उस तरह ऑड इवन के तौर पर एक आइलैंड के ऊपर लगातार 20 साल माओ से तुंग ने फायरिंग करवाया और ये फायरिंग माओ से तुंग के मरने के बाद ही हुआ। ये नॉर्मल बात जो बताई, तो इसके बावजूद जरूर एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ताइवान जो है इसको अमेरिका का 100% सपोर्ट है। ये जो आप बता रहे हैं सर कि इस कदर गुथे हुए हैं ताइवान और चीन आपस में, और वहां पर आप जो बता रहे हैं तो रोटी बेटी का रिश्ता हो गया जिसको हम कहते हैं। तो ये सिवाज साहब के पास इस बात को लेकर मैं जाता हूं। सर आपके पास लौटूंगा, कमाल की बात आपने बताई है। और अभी जिन कुलकर्णी साहब से आप मुखातिब हैं वो कौन है, वो एक बार फिर से आपको बता दूं, जिन्होंने ऑपरेशन मेघदूत में हिस्सा लिया और देश का तिरंगा सियाचिन ग्लेशियर में फहराया था, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। लेकिन सिवाज साहब के पास मैं जा रहा हूं। सिवाज साहब, क्या ये आपको ट्रिगर पॉइंट दिख रहा है, साउथ चाइना सी या ताइवान का मुद्दा? बिल्कुल दिनेश, पहली बात तो मैं यही बताना चाहूंगा, जब आप सबको बुलाते हैं तो एक बार पहले सबको मौका दें और फिर दोबारा गेस्टों माफी सर, माफी कोशिश यही रहती है सर, कई बार वक्त इजाजत नहीं देता, माफ करें। देखो ये हाँ वो बात ठीक है, मगर आप सोचने की कोशिश करो, सभी स्पेशलिस्ट हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो तभी आप बुला रहे हैं। बिल्कुल माफी तो देखो आप मैं आपको ये बड़ी साफ बात बताना चाहता हूँ, ताइवान को आप बाल बाका नहीं कर सकता चीन, क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। अगर ताइवान को कुछ करेगा तो इसके प्रकार सीधा लड़ाई होगी अमेरिका के साथ। और एक चीन किसी देश से डरता है तो वो डरता है अमेरिका से। आज की तारीख में उसने यूएस निम्तियाज पहले और यूएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो साउथ चाइना सी में डाल दिए हैं। हिम्मत नहीं है चीन की कि ताइवान के ऊपर जाके अटैक करे डायरेक्ट। अगर अटैक करेगा तो वो अमेरिका पे अटैक है, वो अटैक ऑन द डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड है। तो इस बात को मान के रखो, आज की तारीख में 2 ताइवान जिस प्रकार से अकेला था पहले वर्ल्ड में, आज सभी को पता लग गया है कि डेमोक्रेसी है ताइवान में, और ताइवान अगर फेल हो गया तो पूरी डेमोक्रेसी वर्ल्ड की फेल हो जाएगी। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये तो दोहरी समस्या है ना सर, मतलब ये इस समस्या इस रात की कोई सुबह नहीं वाली हालत हो गई। मतलब ये बहल साहब की ये जैसा सिवाज साहब कह रहे हैं कि वो कभी इस पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन साथ में आंखें तरेरना भी नहीं छोड़ेगा, तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है। ये तो ये हो गया कि समस्या का कभी इलाज ही नहीं है।
देखिए, नहीं, चीन है इलाज। का एक बहुत ही आ रहा हूं शिवाज साहब, इम्पोर्टेंट आपके पास आ रहा हूं, वापस पेपर आ रहा हूं था। थोड़ी देर में जी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था जिसमें उन्होंने कहा था कि 250 से पहले 239 तक 49 तक उनको 6 महायुद्ध लड़ने पड़ेंगे, जिसमें से एक होगा ताइवान का रीयूनिफिकेशन। और भारत तीसरे पोजीशन पे था उस समय। जी। तो ये अभी कुछ साल पहले की बात है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीन को ये है कि जब तक वो सुपर पावर बनता है उसे ये 6 युद्ध लड़ने हैं, और उसमें ताइवान और भारत भी शामिल हैं। नौ, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कल जब उनके जहाज क्रॉस किए, उन्होंने ताइवान स्ट्रेट की जो मिड लाइन है। सर एक सेकंड उससे आपको रोककर आप ही से ये सवाल पूछ रहा हूं, ये प्रैक्टिस मैच खेल रहा है या फाइनल है उसकी निगाह में जो ये कर रहा है वो? देखिए, ना वो प्रैक्टिस मैच है ना फाइनल है, वो मौका देख रहा है कि ऐसा मौका। और उन्होंने क्लियरली अभी भी कुछ समय पहले कहा है कि अगर तो भारत ने या अमेरिका ने इंटरफियर नहीं किया तो 3 महीने के अंदर, और अगर अमेरिका ने इंटरफियर किया तो 6 महीने के अंदर हम अगर ताइवान अमेरिका को का ले सकते इंटरफेयर हैं। हुआ तो 6 महीने के अंदर, मतलब उसने ये भी मुकर्रर कर रखा है, प्लान ए और बी दोनों रेडी है। मैं आपके पास आ रहा हूं, सारे मेहमानों के पास। चीन और अमेरिका में जबरदस्त तकरार, अगली खबर दिखाएं जरा। चीन और अमेरिका में जबरदस्त तकरार की खबर है। 11 अमेरिकी नागरिकों पर चीन में प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका को जवाब देने के लिए चीन में यह कार्रवाई की गई है। 11 हांगकांग और चीनी अधिकारियों पर पहले यह बैन लगा था, जिसके जवाब में चीन ने यह काम किया है, और अमेरिका के कई बड़े अधिकारियों पर उसने बैन लगा दिया है। हम देख रहे हैं एक तरफ दूतावास बंद होता है तो दूसरी तरफ जवाबी तौर पर दूसरा दूतावास बंद किया जाता है। एक तरफ कुछ एक लोगों को बैन किया जाता है तो दूसरी तरफ ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश होती है। सज्जनहार साहब, ये कहां रुकेगा? ख्याल से जैसे आपने देखा वहां पर ह्यूस्टन का उन्होंने बंद किया कॉन्सुलेट, यहाँ पर चेंगडू का बंद हो गया। वहां पर 11 लोग के ऊपर उन्होंने किया प्रतिबंध लगाया, इन्होंने कर दिया। तो मेरे विचार से ये तो इससे आगे नहीं चलेगा, परंतु और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आगे होंगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चीन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आ गया है। राजनयिकों के बीच में राजनयिक किताब में क्या ये अघोषित रूप से कही गई बात है कि जो होगा उसी तरह का, उसी का रिफ्लेक्शन दूसरे मुल्क में भी दिखाई देगा? नॉर्मली ऐसा ही करते हैं दिनेश, नॉर्मली ऐसा ही करते हैं, टिट फॉर टैट, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं बताना चाहता जो मैं उसके अपने विरोधी के मैं नीचे हूं, तो इसीलिए जो उसने काम किया है वो ये भी करते हैं। चलिए, तो मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा पढ़ा जाए। मतलब ये एक तो अमेरिका और चाइना की राइवलरी है और दूसरा ये एक स्थापित रूप से ये लेकिन शिवाज साहब, ये कहां पर इसका आप क्या चाइना और अमेरिका के बीच में राइवलरी, मुझे नहीं लगता। अगर सुपर पावर बनने की ये होड़ है तो ये रुकने वाली नहीं है। क्या ये जो बाकी चीजें होंगी वो कोलेटरल डैमेज होगा क्या, या बाकी चीजों से ही ये तय होगा कि सुपर पावर कौन है, अमेरिका या चाइना? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एक ऐसा जमाना आ गया था कि काफी हद तक चीन के साथ कई देश इकोनॉमिक रीजन से साथ में थे, मगर जो अब कुछ 3-4 महीने में जिस प्रकार से उसने कोविड-19 के बाद जिस प्रकार से आंखें दिखाई हैं साउथ चाइना सी में, कहीं ना कहीं जापान के साथ सेनकाकू आइलैंड में, ऑस्ट्रेलिया के साथ, कनाडा के साथ, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के साथ, आज पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल चीन के आपने ये कहा कि ताइवान वाले मसले में इलाज मुमकिन है, सर वो इलाज क्या है? देखो, ताइवान के बारे में एक ही इलाज है, ताइवान जो है इंडिपेंडेंट रहेगा। अमेरिका के लिए ये सर्वाइवल पॉइंट है, चीन ट्राई करता रहेगा, मुझे लगता नहीं। मतलब इलाज अमेरिका ही है, ऐसा क्यों नहीं होता जीजी द्विवेदी साहब कि ये पूरे मुल्क जो इस धरती के हैं वो तय करें कि हम काले को काला और सफेद को सफेद कहेंगे, और अगर ताइवान के ऊपर ये जो ये दावा है ये गलत है तो अमेरिका हो या हम हो, हम भी खड़े होंगे साथ में। ऐसा क्यों नहीं होता सर? देखो, जब मैं चीन में डिफेंस अटैची था तो ताइवान का मुद्दा अक्सर वहाँ आता था, और चीन का कहना है कि हमारी जो रेवोल्यूशन है वो अधूरी है जब तक ताइवान चीन के अंदर नहीं शामिल हो जाता। और मैंने ताइवान ऑफिसर से भी काफ़ी मेरा ताल्लुकात रहा है, क्यों नहीं दुनिया ताइवान के साथ खुल के खड़ी होती, क्योंकि चीन का जो है दुनिया में बहुत दबाव है। इस समय सिर्फ 19 देश हैं जो कि ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, बाकी सारे देश जो है वन चाइना पॉलिसी पर विश्वास करते हैं। अभी क्या है कि थोड़ा बदलाव आया है चीन के विरुद्ध, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा माहौल बना है, अमेरिका भी अभी ताइवान के साथ खुल के अपने रिश्ते और भी मजबूत कर रहा है। क्या सर इन देशों ने किसी ने तय किया, जिन्होंने वन चाइना पॉलिसी को एक्नॉलेज किया था, उन्होंने में से किसी ने तय किया कि अब नहीं मानेंगे हम वन चाइना पॉलिसी?
नहीं, अभी तक किसी ने खुल के ये नहीं तय किया है यही कि पर और अंदर कितना ही- इंतजार, ये जो आपने जवाब दिया ना सर, इसी में पूरे जवाब छिपे हुए हैं कि और कितना इंतजार करना है। कोविड से बड़ा भी कुछ झेलना है क्या अभी इस दुनिया को? सवाल यह है कि 19 देश ऐसे हैं जो ताइवान को मान्यता देते हैं और बाकी देश ऐसे हैं जो अभी जीजी द्विवेदी साहब बता रहे थे कि जो ये कहते हैं कि वन चाइना पॉलिसी के साथ हैं हम। वन चाइना पॉलिसी इन अ वे ये कह रही है आज की तारीख में कि केवल चाइना ही बचेगा, वन चाइना, नो अदर कंट्री। क्या यह मंजूर है उन तमाम देशों को? हमको भी वन चाइना पॉलिसी के बारे में क्या विचार करना चाहिए? मेहमानों से समझूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और इस पर करेंगे हम बातचीत। पाकिस्तान में बहुत बड़ा खेल रेल के नाम पर चल रहा है। वो खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर पहले देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पूरी तरह से घुसने में लगा हुआ है चीन। वो कैसे है मैं आपको बताता हूं। थाकोट जो कि जिनजियांग में एक जगह है, वहां से लेकर हवेलियां तक उसने अपनी रोड बना ली है और इसी के साथ साथ उसको अपना रेल ट्रैक भी बनाना है। और ये रेल ट्रैक करीब करीब 51,000 करोड़ रुपए जो चीन की तरफ से दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को, उसके बेसिस पे वो एक लंबा रेल ट्रैक बनाएगा और उसी के बेसिस पे यहां रोड बनाने का काम भी चल रहा है। और ये रेल और रोड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जहां से गुजरेंगे वो इलाका होगा जो असल में भारत के हिस्सों में पाकिस्तान और चीन को निगरानी रखने में मदद देगा। उनके आपस के व्यापार और आपस के आवागमन के लिए तो वो मददगार होगा ही। अब आप देखिए इसका ये जो छोटा अभी तक उन्होंने रोड बनाया है उसको विस्तारित करके वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो काशगर है जिनजियांग में, वहां से लेकर वो इस्लामाबाद तक को जोड़ दें और साथ में इसके साथ साथ रेल ट्रैक बनाना चाह रहे हैं। तो ये जो हो रहा है इसके लिए फाइनेंस कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। कौन चीन कर रहा है? जिसने दुनिया के न जाने कितने मुल्कों को इसी तरीके से लोन लेकर डेट ट्रैप में फंसाया है, लोन के जाल में, कर्ज के जाल में फंसाया है और फिर उनसे कहता है कि अच्छा तुम लोन नहीं चुका सकते तो अब वो करो जो मैं कहता हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं चीन ने हिंदुस्तान को घेरने के लिए पाकिस्तान को अपना पिट्ठू बनाया है। पाकिस्तान अपना इस्तेमाल होने दे रहा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से वो सीपैक तो निकल ही रहा है, उसी का समझ लीजिए एक उसको सहयोग देने वाला, उसको समर्थन देने वाला, उसको मजबूत करने वाला ये जो हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं थाकोट से हवेलियां तक बन चुका है। इसको इस्लामाबाद से काशगर तक विस्तार देने की बात है। कुलकर्णी साहब के पास मैं जा रहा हूं। कुलकर्णी साहब, ये पाकिस्तान देख रहा है, समझ रहा है कि क्या हुआ है श्रीलंका के साथ, क्या करता है वो नेपाल के साथ और क्या करेगा वो पाकिस्तान के साथ, लेकिन क्या केवल हिंदुस्तान की अदावत उसकी निकल सके इसलिए उसको खुद का सर्वनाश भी मंजूर है? ये ऐसे है कि जो पाकिस्तान है अब तकरीबन इकोनॉमिकली इतना शैटर्ड है कि उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब तक उसको मदद चीन से नहीं मिलती है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में फंसा है। चीन धीरे धीरे करके इनको, जैसे आपने ठीक कहा, बिल्कुल डेड डिप्लोमेसी में फंसा करके पूरा पीओके जो है वो आप देखिएगा थोड़े ही सालों के बाद ये एक पाकिस्तान, ये चीन का एक प्रॉविंस बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि चीन को चाहिए एक वादा और चीन ने अभी बड़ी मुश्किल के कितने तकरीबन 4 साल के बाद फुंजरा पास अभी खोला, वो भी 10 दिन के लिए। किस लिए खोला? वो चाहते हैं कि जो ये पास आ रहा है खुंजरा से पूरा ग्वादार तक जा रहा है। हैरानी इस बात की होती है कि वो मुल्क जो मजहब को लेकर कट्टर है सर, वो मुल्क जो मजहब के आधार पर चलता है, वो मुल्क जो इस्लाम के आधार पर चलना जिसने खुद के लिए तय किया है, क्या बहल साहब उस मुल्क को उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा है? क्या वहां पर अमेरिका उसको ये नहीं कह सकता कि तुम चीन के साथ करीब जाना बंद करो? क्या उसके ऊपर कोई प्रेशर भी काम नहीं कर रहा है? और खुद उसने अपने नियम बदल दिए हैं कि आप माथा दिखाओ, उस हिसाब से हम तिलक लगाएंगे, उइगर मुसलमानों के साथ क्या होता है हम वो उस पर आंखें फेर लेंगे, इधर हम हल्ला करेंगे। देखिए, यूगर मुस्लिम्स के साथ तो बहुत ही यातनाएं दी जाती है और वहां पे जो कंडीशंस हैं उनकी बहुत, और उनके जो बच्चों को भी रीडॉक्ट्रिनेट किया जा रहा है, यानी कि उनकी पूरी जनरेशंस को एक अलग तरह की फिलॉसफी से डॉक्ट्रिनेट किया जा रहा है। पाकिस्तान ने कभी भी इसका जो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आपको ये एक बात हम बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे थे जो सीपैक की थी, जिसमें $62 बिलियन से शुरू होकर 87 बिलियन और $88 बिलियन पे आज पहुंच चुका है। आज से 3 साल के बाद पाकिस्तान को $2 से $3 बिलियन
बिलियन डॉलर का पैसा वापस करना पड़ेगा। उस समय पे पाकिस्तान इस डेट ट्रैप में फंसता जाएगा 2022 से 2025 के अंदर। उसका काफी एरिया, जैसे हम्बनतोता पोर्ट का 70% एरिया, 70% जो इक्विटी है चीन के पास है 99 साल के लिए, उसी तरीके से काफी हद तक तो क्या इसमें कई एरिया इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को कोई नियम नहीं बनाना चाहिए क्या, कि इससे ज्यादा निवेश आप किसी गरीब मुल्क में भी नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा आप लोन नहीं दे पाएंगे किसी को कि आने वाले दिनों में आप उसको कर्जदार बनाकर उस पर काबिज हो जाएं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह? क्या सिवाज साहब इस तरह का नियम नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। देखो, आप ये दिनेश समझने की कोशिश करो, ये 87 नहीं 115 बिलियन डॉलर का डेट है पाकिस्तान के, और उसको 4 बिलियन डॉलर चाहिए हर साल इंटरेस्ट देने के लिए जो लोन लिया है। और ये जो लोन अभी लिया हुआ है चीन से, वो कभी पूरा नहीं कर सकता। और क्या होगा, एक बार डेट ट्रैप में हो जाएगा। और ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान है, मुझे लगता है आने वाले समय में चीन को वो उसको हड़प लेगा। और इसीलिए जो हमारे को वापस गिलगित बाल्टिस्तान लेने में बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि जिस प्रकार से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बाकी चीजें जो रो बना रहा है, किसी तरीके से चीन बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर आपकी। तो ये जो हम कह रहे हैं, और हमने पार्लियामेंट में भी इस बात को दोहराया सर, कि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लेंगे, हमने वहां का मौसम का हाल भी जारी करना शुरू कर दिया, लेकिन चीन जिस तरीके से अपनी प्रेजेंस वहां बढ़ाता जा रहा है, तो क्या उसको लेना अक्साई चीन को लेने जितना ही कठिन हो जाएगा आने वाले दिनों में? अशोक सज्जनार साहब जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। ये देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो बड़ी अच्छी है, पार्लियामेंट में आप यूनानिमसली बाय कंसेंसस, आपने 1994 में भी ये कहा, जो ये पूरा हमारा अभिन्न अंग है। परंतु अगर रियलिटी ऑन द ग्राउंड अगर देखा जाए दिनेश, तो इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अब सीपेक अगर वहां से जाता है, अगर आप देखें चीन ने इतना ज्यादा वहां पर निवेश किया है, यहां तक कि केवल जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, क्योंकि सामरिक तरीके से उसे ग्वादर पहुंचना है, उसने वार्म वाटर्स पहुंचना है अरेबियन सी में। दूसरी बात है, उसने वहां पर अपनी सैन्य शक्ति भी वहां पर उसने डिप्लॉय कर दी है अपने इसको सीपेक को प्रोटेक्ट करने के लिए। बलूचिस्तान में उसको दिक्कतें हो रही हैं, तो इसीलिए मेरे विचार से अगर कुछ कार्य करना है, अगर कुछ काम करना है, उसको लेना है, तो अभी कुछ काम करना होगा। अभी भी मेरे विचार से बहुत मुश्किल होगा, आगे चलते हुए तो बिल्कुल भी ये बिल्कुल एकदम आगे हर एक गुजरते दिन के साथ और हर दिन गुजरते हुए दिन के साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से चीन वहां काबिज होता जा रहा है जहां वो नहीं था। और अगर वो हिस्सा हमारा है तो हमको अब देर नहीं करनी चाहिए, हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चीन की हरकतें वहां एक हद से ज्यादा ना बढ़े। जी द्विवेदी साहब, मैं आपके पास आने वाला हूं। अब दर्शकों के सवाल और उनकी टिप्पणियां लेने का वक्त है। आपसे पहले सवाल का जवाब लूंगा, और ये रहा पहला सवाल। बद्री कहते हैं चीन से आने वाले नदियों पर हमको पानी को कंट्रोल करने के लिए डैम बनाना और नदियों की धारा बदलने की योजनाओं को बनाना होगा। युद्ध के समय चीन अपने बांधों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा ही। अब बद्री साहब, वहां हम कैसे दखल देंगे जहां से वो नदियों का उद्गम हो रहा है? ये बात आप सही कह रहे हैं कि वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। द्विवेदी साहब देखो, इस पर भी हमारे पास विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यह है कि हमें पूरी दुनिया में एक मुद्दा उठाना चाहिए कि जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं उनका क्या हक होता है और अपर राइपेरियन स्टेट का क्या हक होता है। ये एक लीगल कार्रवाई है। और दूसरा, हम भी काफ़ी डैम बना रहे हैं नीचे एज ए लोअर राइपेरियन स्टेट, और जिसमें बांग्लादेश को भी इफेक्ट होता है, म्यांमार को, वियतनाम को। तो हमें सभी देशों के साथ एकजुट होके एक संधि बनानी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए कि अपर राइपेरियन स्टेट क्या कर सकते हैं और लोअर राइपेरियन स्टेट का क्या हक है। ये लीगल तरीके से हम इस पर दबाव बना सकते हैं। लीगल तरीके से हम दबाव बना सकते हैं, लेकिन लीगल बातें भी क्या मानता है चीन? चीन तो वो मानता है जो उसे मानना होता है सूटेबिलिटी के हिसाब से। गिल साहब कह रहे हैं, रूपपति जी कह रहे हैं कि चीन भारत के बॉर्डर झगड़े का असली कारण क्या है? जमीन हड़पना, जिनपिंग को कुर्सी जाने का खतरा, चीन सुपर पावर बनना चाहता है, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है इस वजह से उसको दिक्कत है, चीन सीपेक को सुरक्षित करना चाहता है, या चीन क्वाड से डरा हुआ है? इनमें से क्या वजह है बहल साहब? क्यों है चीन के अंदर इतनी खलबली? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि क्वाड का हमने बहुत कम इस्तेमाल किया अभी तक। आज बहुत जरूरत है कि सारे देश इकट्ठे होकर चीन को इकोनॉमिकली आइसोलेट करें, और क्वाड से ही शुरू करना चाहिए हमें, क्योंकि क्वाड की जो इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है कुछ लास्ट इस
खासकर इस साल के अंदर और कुछ लास्ट 2-3 सालों के अंदर, तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया या यूएस है, हम सबको मिलके पहले चीन को इकोनॉमिकली आइसोलेट करना है। दूसरा, उनकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे क्वाड का फैक्टर था, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का फैक्टर था, जैसे जो रोड हमने बनाई है दारबुक शौक दौलत बेग ओल्डी की, वो फैक्टर था, या जो फैक्टर है कि बिगेस्ट फैक्टर क्या है सर? एरिया है, खुद को सुपर पावर बनाना। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 249-50 तक उसे सुपर पावर बनाना है, उसे अमेरिका को 50 तक। जब 100 साल होंगे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को बने हुए, 1949 में बना, और 2050 में जैसे ही वो 100 साल पूरे करता है, वो चाहता है कि पूरी दुनिया में उसका एक छत्र राज हो। अगला सवाल, अगली टिप्पणी, डॉक्टर राहुल शर्मा कहते हैं हमें चीन की चाल में फंसने की बजाय उसको उलझाना चाहिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये एक नीति होती है जिसमें यह कहा जाता है कि बजाय जवाब देने के आप उल्टा सवाल कीजिए ताकि उसका ध्यान उधर बटे। लेकिन क्या यह मुमकिन है कुलकर्णी साहब चीन के साथ? चीन के साथ एक ही है, चीन रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। जब आप खुद आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जब आप चीन के ऊपर बिल्कुल आंख देखने की काबिलियत, जबरदस्त आंख में आंख डाल के बात करने की काबिलियत, चीन शुड बी कंसिडर्ड एज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट। आत्मनिर्भर भारत जो अपने आप पे खड़े हैं, आप देखेंगे सर ये प्रैक्टिकल है क्या? कितने दिनों में है? ये भी एक बड़ा सवाल है कुलकर्णी साहब। क्या वो दिन आते आते बहुत देर तो नहीं हो जाएगी? मैं तब तक अगला सवाल ले रहा हूं। अगला सवाल जल्दी से दिखाइए। डॉक्टर राहुल के बाद ये है उमेश गुप्ता। महाकाल के देश के हाथों ही चीन का काल लिखा हुआ है भाई साहब। चीन के चमगादड़ हो या चीन के चूहे, सभी रोगों का इलाज हिंदुस्तान से ही तसल्ली बख्श किया जाता है। भारत का पानी रोककर चीन की जल तबाही भयानक तरीके से होगी, चाहे कितने ही बांध बना ले। कहा तो ये जाता है, शास्त्र यही कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसमें गिरता है, सज्जनहार साहब। लेकिन चीन के मामले में ये दिखाई देता है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, अगर मेरे ख्याल से पूरी दुनिया भी साथ मिले, मेरे विचार से जरूर चीन का वो मुकाबला कर सकते हैं। भारत ने शुरुआत कर दी है। देखिए, भारत ने शुरुआत किया, आपने खुद अपने प्रोग्राम में बताया, जो वहां से 25% उनका जो निर्यात है भारत को, वो कम हुआ है। जो उसकी जिसे कहते हैं ना एक्चुअली स्किल, जो उसकी नस जो सबसे ही नाजुक है, वो है उसकी आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था। उसके ऊपर अगर चोट होगी तो वहां पर उसकी जो डोमेस्टिक साम्यवाद की बात करने वाला सबसे बड़ा पूंजीवादी बन बैठा है, इसलिए सबसे कमजोर नस तो उसकी रुपयों की नस है। रुपयों की नस दबाइए, वो बिलबिला जाएगा, और ये होना शुरू हो गया। एक सवाल और जल्दी से, आस्था तिवारी कहती है मेरे 3 सवाल हैं। अरे 3 सवाल, जवाब का इंतजार 6 बजे। अड़ी में ये कि पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा चीन, इतना दुस्साहस उसकी ताकत कहां से लाता है? विस्तारवादी चीन का इलाज क्या होगा, और क्या इसको ऊपर बढ़ा सकते हैं आप? क्योंकि नीचे वाला सवाल दब रहा है। बहरहाल, पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा चीन, सिवाज साहब इतनी हिमाकत, इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कहां से लाता है? देखो, अभी जमाना बिल्कुल चेंज हो गया। आज की तारीख में चीन अकेला पड़ गया है, और चीन ने, मेरे को लगता है, गलत पलटा भर लिया है भारत के साथ। जिस प्रकार से वो आया है लद्दाख के अंदर, लेने के देने पड़ गए हैं चीन को, तो मुझे नहीं लगता अब चीन ऊपर पाएगा। जिस प्रकार से वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा था, उसके अंदर काफी अभी अड़चन पैदा हुई है। साउथ चाइना सी में इसको प्रॉब्लम आ रही है, ताइवान में प्रॉब्लम है, हांगकांग में प्रॉब्लम है, इसको जापान के साथ, सैन आइलैंड के साथ प्रॉब्लम है, उसको ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रॉब्लम है, और लद्दाख में क्या कोरोना को जन्म देने वाला देश ही दुनिया के अंत की वजह बनेगा? यह तीसरा सवाल था। बहल साहब जल्दी से, क्या कोरोना को जिसने जन्म दिया, क्या वो उसने असल में एक भस्मासुर को जन्म दिया है? यही उसकी तबाही का कारण बनेगा? बिल्कुल तबाही का कारण बनेगा। हिटलर के साथ आज हम कंपेयर कर रहे हैं शी जिनपिंग को, और अभी दूसरा वेव उनका शुरू हो गया एक अलग डिजीज का, जो कि ब्लैक डिजीज जो उनको इफेक्ट कर रही है। मंगोलिया के जो एरियाज है चीन के अंदर, वहां पे तो वो भी शुरू हो गया। ये दूसरी वेव है ना। वो अपने यहाँ 100 मरवा के बाकी दुनिया में लाख मरवा रहा है ना। अपने यहाँ वो इल्जाम भी नहीं आने देता। वो बहुत चालू है, और इस चालू चीन का इलाज अब करना बहुत आवश्यक है। सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप में से अगर किसी के पास में कम आ पाया हो वक्त की, किसी के साथ बात करते हुए कमी रही हो, तो माफ कीजिएगा सर, कई बार ऐसा हो जाता है, जानबूझकर ऐसा नहीं होता। बहरहाल, दुराचारी च दुर्दृष्टिर दुरावासी च दुर्जनई है, यन मैत्री क्रियते पुनर्निर्भरा शीघ्र विनश्यति। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट की संगति निश्चित नष्ट करने वाली होती है। चीन के पिट्ठू पाकिस्तान का भी नाश तय है। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक एक्स्ट्रा मार्क्स लें और अपने दोस्तों को भी बताएं। लॉकडाउन अकेले बिताकर समझी कि अकेलेपन में कब से